हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के जी के ट्रिक। आज इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और अब तक रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पुरानी आवर्त सारणी जो है सबसे पहले मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, और उसके आधार जो था उसका आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो ये जो है मोसले की है। जो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया और वो जो है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर है, जिसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखना है कि पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो ये जो है कि तारक काय होता है। ठीक है, तारक काय जो है कि पादप कोशिका में के कोशिकांग अंग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसे भी देख लेते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है तथा यह क्या है, अपरागम्य होती है। ठीक है, तथा नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है और यह अर्ध परागम्य होती है। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो है कि किस में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है केवल ये पादप कोशिका में पाई जाती है और जो क्या है कि ये सेलुलोज की बनी होती है। हमेशा एग्जाम पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति क्या है कि ये सेलुलोज की बनी होती है और तथा ये अपरागम्य होती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली जो है कि ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है ना। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है और ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है कि कोशिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि उसमें ए और बी दो एक ऐसा ऑप्शन भी दिया जाता है जिसमें ए और बी रहता है। तो उसमें ये दोनों सही हो जाएंगे, जिसमें रहता है कि कोशिका पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में क्या है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तथा ये इसकी रचना क्या, तो ये अर्ध परागम्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि देखते हैं, तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय क्या है कि केवल और केवल ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्णक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। वर्णक क्या होता है कि वर्णक एक ऐसा तत्व जो पाया जाता है पेड़ पौधों में जो कि उनके रंग को परिवर्तित करता है, जिससे रंग में बदलता है, जिसे होता है वर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, तो वर्णी लवक जो होता है ये जो कि पेड़ पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, जैसे कि फूल पत्ती ये सब में क्या वर्णी लवक पाया, जिसके कारण जो है कि पत्तों का रंग फूलों का रंग निर्धारित किया जाता है। और एक होता है अवर्णी लवक, और अवर्णी लवक जो होता है वो होता है तना और जड़ों में, जिसका कोई वो रंग नहीं प्रदान करता है, इसे हम अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से हड्डी हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। तो हड्डी से हड्डी को जो हमारे शरीर को जॉइंट करके रखता है उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, अब बात करें अगर हड्डी की, तो हड्डी की देखते हैं। ठीक है, अब आगे हड्डी क्या है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हड्डी को मांसपेशियों से कौन सा ऊतक जोड़े रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऊतक जो है कि टेंडन जो होता है कि वो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है ना। अब हड्डियों की बात आ गई है तो इसके जो देखते हैं कि हड्डियों का अध्ययन क्या होता है, क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी है ना। अब कुछ अध्ययन के बारे में भी जान लेते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन क्या, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंसर का अध्ययन, तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मानव शरीर में कितनी 206 हड्डियाँ होती है और नवजात शिशुओं में 300 से अधिक हड्डियाँ होती है। जैसे जैसे नवजात शिशु बड़े होते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती है और जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है।
और हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और ये कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। हमेशा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो इसमें सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर होती है। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो है कि हम किस अंग में पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? जांग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपिज, और ये कान में पाई जाती है। ये हमेशा छोटी क्वेश्चन से है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं और ये फंसा देते हैं। सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाती है? स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो ये होती है फीमर। ठीक है, बस। और ये सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो ये जांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटी मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? तो ब्यूटी मोनोस्पर्मा जो है कि किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? ये प्लास का क्या है? प्लास का वैज्ञानिक नाम है मोनोस्पर्मा, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ये जो प्लास जो है कि अधिकतर हमें झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वह है पलास। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला जो है कि पलास को कहा जाता है, और इसके फूलों का रंग लाल होता है। ठीक है, इसके फूल से रंग भी बनाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका जो क्या है कि आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीग्राफ का उपयोग किस में होता है? ठीक है, पॉलीग्राफ क्या एक मशीन है जिसे हम झूठ पकड़ने की मशीन कहते हैं। ठीक है, अगर जो भी इंसान कभी झूठ बोला जाता है तो उसको पॉलीग्राफ द्वारा यह पकड़ा जाता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कभी कोई झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है कि पॉलीग्राफ का ना प्रयोग करके कभी कभी क्या है सोडियम पेंटाथोल लिक्विड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाता है कि न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ये रहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन में कभी रहता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। तो ये ऑप्शन में अगर आपको मिले न्यूटन के तीसरे नियम पर तो ये सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये दिया रहे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करे, तो ऑप्शन में ये दिया रहा है कि संवेग संरक्षण के नियम पर, तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, या फिर दोनों रहेंगे तो एक ऑप्शन ये भी रहता है कि ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान कितना होता है? ठीक है, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान जो क्या होता है? ये 0 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कुछ एक पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ये कोरियोलिस बल जो उत्पन्न कैसे होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही हवाओं की दिशाएं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1। ये इस वायरस की वजह से जो है कि स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैलती है। ठीक है, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1। ठीक है, हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, रेबडो वायरस जो है कि रेबीज के लिए जिम्मेदार होता है। रेबीज कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज की बीमारी होता है। और ये किस वायरस से होता है? तो रेबडो वायरस से होता है। ये एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है रेबीज। और अगर कुछ एग्जाम में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कुत्ते के काटने से जो रेबीज नामक बीमारी होती है उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है, तो वो वायरस क्या है? रेबडो वायरस पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें एड्स जो कि किस वायरस से होता है? तो HIV नामक वायरस से जो है कि एड्स होता है। ठीक है, रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति जो है कि पानी से उसको क्या डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा पूछ दिया जाता है आविष्कारक, खोजकर्ता, है ना। तो रेबीज के टीके की खोज क्या है? लुईस पास्चर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? फोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। ठीक है, फोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य कहते हैं किसे? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल गैस, ठीक है, जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। नोबेल गैस के आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित है? नोबेल गैस जो है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित है? तो ये 8वें वर्ग में उपस्थित है, ठीक है। और 8वें वर्ग की गैसें कौन कौन सी होती है? तो 8वें वर्ग की गैसें जो जितने भी अक्रिय गैसें हैं, जिसे हम नोबेल गैस भी बोलते हैं, कौन कौन से? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी अक्रिय गैस पाया जाता है, मौजूद है? तो वो होता है रेडॉन, ठीक है। रेडॉन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरह से पूछे जाते हैं कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे भारी अक्रिय गैस की अगर पूछा जाए तो उसमें भी क्या है? रेडॉन ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भूकंप के समय वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ये गैस जो है कि रेडॉन गैस जो है उपस्थित होती है। जब भूकंप होती है तो भूकंप आती है, तो भूकंप आने पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो कि रेडॉन गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्यूबलाइट के अंदर जो कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट के अंदर जो है कि ट्यूबलाइट के अंदर अक्रिय गैस भरी जाती है ना। हमेशा एग्जाम में पूछ जाती है कि ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें ऑप्शन में दिया जाता है अक्रिय गैस, नोबेल गैस। तो इसे हम लोग क्या मानेंगे कि अक्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? ठीक है, लेंस की जो क्षमता होती है उसे हम किस में मापते हैं? तो उसे हम है कि डायोप्टर में मापते हैं। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर, ठीक है। ठीक है, अब लेंस कितने होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे लेंस के उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो है कि दूरदृष्टि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस रोग से ग्रसित रोगी को पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। उत्तल लेंस जो है कि दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है। इस रोग से ग्रसित रोगी को क्या है कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या? उत्तल लेंस एक पॉजिटिव क्षमता वाला लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के रोगी को जो है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस रोग से ग्रसित रोगी को दूर की वस्तु क्या है? नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ये अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस जो है कि एक नेगेटिव क्षमता वाला लेंस होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।